हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल साइंटिफिक वर्ल्ड में। आज हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे। नो डिफाइंड न्यूक्लियस डीएनए इन अ न्यूक्लियोइड रीजन। प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है और उनके जो न्यूक्लियस होता है उसमें कोई मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं होता है। डीएनए न्यूक्लियोइड रीजन में सिर्फ एक तरीके से पड़ा रहता है बस। न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है। और यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस विद अ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और प्रोकैरियोट्स में नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। वहीं पे यूकैरियोटिक सेल में कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज एक्सेट्रा। इनके पास जो है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी एक आउटर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। सर्कुलर डीएनए। प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर डीएनए होता है, वहीं यूकैरियोटिक सेल में लीनियर डीएनए होता है। प्रोकैरियोट्स का स्मॉल साइज होता है और ये बहुत ही सिंपल होते हैं। इनका साइज 0.1 to 5 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। और यूकैरियोटिक सेल लार्जर और कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनका साइज 10 माइक्रोन टू 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। और सेल वॉल इज़ यूजुअली प्रेजेंट। सेल वॉल प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और केमिकली कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स को बहुत ऐसे एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में सरवाइव करना होता है जिसकी वजह से उनकी सेल वॉल जो है केमिकली कॉम्प्लेक्स होती है। वहीं यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स और फंगी में प्रेजेंट होती है और केमिकली सिंपल होती है। और इनका डीएनए जस्ट फ्लोट फ्रीली इन अ क्लम्प। डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल का फ्रीली फ्लोट करता रहता है, एक गुच्छे के फॉर्म में इकट्ठा रहता है एक जगह पर। बिकॉज देर इज नो बैरियर द सेल कैन रेप्लिकेट वेरी क्विकली। इनके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, कोई बैरियर नहीं होता है, इसीलिए इनको रेप्लिकेट करना, डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट इजली कर लेता है और सेल डिवीज़न बहुत आसानी से हो जाता है। वहीं द डीएनए इज स्टोर्ड सेफली इनसाइड द न्यूक्लियर एनवेलप। दिस allows for much more complex regulation of gene, which is why multicellular लाइफ इज यूकैरियोटिक। जो मल्टी सेलुलर या फिर यूकैरियोट्स होते हैं उनमें जो है न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इनका जो रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, वो इजीली नहीं होता है और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इनका जीन का रेगुलेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इसलिए जितने भी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है। Prokaryotes have to perform all chemical reaction across their outer cell membrane, which limits how large they can सारे functions perform करने रहते हैं। एक मेम्ब्रेन होती है, उसी के अंदर सारे केमिकल फंक्शंस, सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हो, तो जो बहुत सारी रिएक्शन एक जगह पर। इसको आप इस तरह से समझिए कि एक अनऑर्गेनाइज्ड रूम है, उसमें आपको कोई काम करना है तो आप कैसे करेंगे? इजीली वो काम नहीं हो पाएगा, आपको कुछ ढूंढना होगा तो इजीली आप ढूंढ नहीं पाएंगे। उसी तरह प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है अनऑर्गेनाइज्ड होती हैं। कोई भी ऑर्गन कहीं भी होता है तो वहाँ पे अगर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन एक खाली जगह पर हो जाएंगी तो उसकी ग्रोथ जो है, उस सेल की ग्रोथ लिमिट हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। सेल होती है उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं और उसकी वजह से सेल ऑर्गेनाइज्ड होती है। कौन सा फंक्शन कहाँ पर होना है ये डिसाइड होता है पहले से, तो उसमें जो है उसकी ग्रोथ अच्छे से होती है, उसके ऑर्गन्स वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैंडल एनर्जी प्रोडक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गन होता है जो एनर्जी के प्रोडक्शन को हैंडल करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसे किचन ऑफ सेल भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है एटीपी के फॉर्म में। लाइसोसोम हैंडल वेस्ट। और जितने भी जो सेल के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या फिर सेल में जो भी कोई अटैक हो जाता है, बैक्टीरियल अटैक, या फिर बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म आ जाता है, या फिर जितना भी वेस्ट होता है वो लाइसोसोम्स जो है मार देते हैं। सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी बोलते हैं। और जब सेल में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो लाइसोसोम
बस्ट होकर सेल को भी मार देता है। तो यूकैरियोट्स के पास जो है अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड सेल होता है। राइबोसोम्स डिफर इन साइज। तो जो प्रोकैरियोट्स में होते हैं वो 70s टाइप के राइबोसोम होते हैं, वहीं यूकैरियोटिक राइबोसोम 80s टाइप के होते हैं। ठीक है। एस का मतलब होता है सेडबर्ग यूनिट। एस एक यूनिट है जो राइबोसोम की डेंसिटी और साइज को मेजर करने के लिए होता है। The biological difference is why antibiotic work. Many antibiotic are designed to attack 70s ribosome or specific bacterial cell. जो हमारे एंटीबायोटिक्स बनते हैं जो बैक्टीरिया को मारने के लिए होते हैं, तो वो इन्हीं जो 70s टाइप के जो बैक्टीरियाज होते हैं जो मोस्टली प्रोकैरियोट, क्योंकि बैक्टीरियाज प्रोकैरियोट्स होते हैं, तो इनके राइबोसोम को किल करने के लिए, इनके राइबोसोम पे अटैक करने के लिए जो है उनको डिज़ाइन किया जाता है। तो इसलिए बैक्टीरियाज को मारना बहुत आसान हो जाता है एंटीबायोटिक्स के थ्रू। बिकॉज ह्यूमन सेल्स आर यूकैरियोटिक 80s टाइप राइबोसोम एंड नो सेल वॉल, द मेडिसिन कैन किल द बैक्टीरिया विदाउट हार्मिंग योर ओन सेल। तो उसमें जो है वो 70s टाइप के राइबोसोम को मारने के लिए या अटैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया होता है, और हमारा जो राइबोसोम होता है वो 80s टाइप का होता है। इसलिए बिना किसी नुकसान के ह्यूमन सेल्स के बिना किसी नुकसान पहुंचाए बैक्टीरिया के सेल को आसानी से मार दिया जाता है। तो ये जो राइबोसोम में डिफरेंस होता है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हमारा अगला टॉपिक है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने बताया था कि सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके अंदर जो फ्लूइड फिल रहता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। इट ऑल्सो कंटेन मैनी स्पेशलाइज्ड सेल्ड ऑर्गन। इसके अंदर बहुत सारे सेल और जो हमने माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, ये सारे ऑर्गन्स पढ़े, ये इसी साइटोप्लाज्म के अंदर एम्बेडेड रहते हैं। ईच ऑफ ऑर्गेनल परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। हर एक ऑर्गन जो इस साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। सेल्स आर इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स। सेल जो है वो जो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, उनके बाहर एक झिल्ली प्रेजेंट होती है और ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करती है। इन प्रोकैरियोट बिसाइड द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। प्रोकैरियोट्स में ऐसे कोई जो डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। तो मैंने ये बता दिया कि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। साइटोप्लाज्म कंटेन वाटर, सॉल्ट एंड अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। साइटोप्लाज्म में होता क्या है? वाटर होता है, सॉल्ट होता है और बहुत सारे अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। बात करते हैं सेल ऑर्गेनल की। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग सेल फ्रॉम मल्टीसेलुलर ऑर्गन need a lot of chemical activities to support their complicated structure and function। जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं उनमें जो है बहुत सारी ऐसी केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर और फंक्शंस होते हैं जिनको परफॉर्म करने के लिए उनको एक वेल ऑर्गेनाइज सेल की ज़रूरत होती है। टू कीप दीज एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दीज सेल यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनल्स विद इन देमसेल्व्स। ये जो अलग अलग तरह के फंक्शन, किसी में एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं प्रोटीन प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं पे जो है सेल के जो वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं उनकी किलिंग हो रही, तो ये सारे जो केमिकल फंक्शंस होते हैं उनको वेल ऑर्गेनाइज करने के लिए सेल्स में अलग अलग तरह के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं ताकि सेल एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपना फंक्शन कर सके। This is one of the feature of eukaryotic cell that distinguish them from prokaryotic cell। ये जो well organized organelles nuclear membrane होते हैं ये एक जो फीचर है यूकैरियोटिक सेल का, ये डिफरेंस होता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में। Some of these organelles are visible only with an electron microscope। कुछ इनमें से बहुत छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सेल ऑर्गेनल्स आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज,
गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वन बाय वन करके, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। इनके क्या काम होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, चलिए पढ़ते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ट्यूब और शीट का एक लार्ज नेटवर्क है। एक नेटवर्क बना ले, एक दूसरे के ऊपर ये शीट्स रखे होते हैं तो ये नेटवर्क बना लेता है। इट लुक लाइक लॉन्ग ट्यूब्स और राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स, वेसिकल। एक के ऊपर एक ये रखे रहते हैं तो ये बैग की तरह या वेसिकल्स की तरह दिखाई देते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम की मेम्ब्रेन जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी ही होती है, सेम स्ट्रक्चर होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दो तरीके की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Rough endoplasmic reticulum look rough under a microscope because it has particle called ribosome. Rough endoplasmic reticulum रफ होती है, उसका सरफेस जो होता है वो माइक्रोस्कोप से देखने पर रफ दिखाई देता है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। राइबोसोम एक ऐसी साइट है जहाँ पे प्रोटीन का, ऐसा ऑर्गन है जहाँ पर प्रोटीन का मैन्युफैक्चर यानी प्रोटीन बनता है। द मैन्युफैक्चर प्रोटीन आर देन सेंड टू वेरियस प्लेसेस इन सेल डिपेंडिंग ऑन नीड यूजिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और फिर इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम पैकेजिंग या मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री भी बोल सकते हैं कि जो राइबोसोम्स जो प्रोटीन बनाता है उसको पैकेजिंग करके उसकी, और जहाँ भी सेल को ज़रूरत होती है उन प्रोटीन्स की वहाँ तक पहुँचाने का काम ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो राइबोसोम प्रोटीन का मैन्युफैक्चरिंग करता है, मैन्युफैक्चर होने के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसकी पैकेजिंग करता है और जो सेल के वेरियस पार्ट्स होते हैं जहाँ उनकी ज़रूरत होती है वहाँ तक पहुँचाता है। Rough endoplasmic reticulum involved in protein synthesis and processing. It packages this protein for transport or secretion. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन की सिंथेसिस और प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होता है। ये जो जितने भी राइबोसोम्स प्रोटीन बनाता है उसकी पैकेजिंग करता है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करता है या सिक्रीट करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डज नॉट हैव राइबोसोम एंड focuses on other tasks such as lipid synthesis, detoxification of drugs and poison and calcium storage. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम राइबोसोम की प्रोटीन की पैकेजिंग नहीं होता है, ये अलग फंक्शन करता है। इसमें जो है लिपिड की सिंथेसिस होती है यानी फैट का फॉर्मेशन होता है, ड्रग का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, जो पॉइजन अगर बॉडी में कहीं से आ गया है और उसको भी ख़त्म करने का काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, और कैल्शियम स्टोरेज भी इसका एक फंक्शन होता है। Some of these protein and lipid help in building the cell membrane. कुछ इसके जो प्रोटीन होते हैं या लिपिड्स होते हैं जो वो सेल मेम्ब्रेन, जो सेल की आउटर कवरिंग होती है उसको बनाने में हेल्प करते हैं। इनमें से जो कुछ प्रोटीन राइबोसोम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बनाए गए हैं वो सेल मेम्ब्रेन की बिल्डिंग में भी हेल्प करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इस मेम्ब्रेन के बनाने की प्रोसेस थ्रू प्रोटीन एंड लिपिड इज कॉल्ड एज बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस यानी मेम्ब्रेन का बनना मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहलाता है। सम अदर प्रोटीन एंड लिपिड फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हार्मोन। कुछ ऐसे प्रोटीन और लिपिड्स भी बनते हैं जो एंजाइम और हार्मोन की तरह काम करते हैं। One function of endoplasmic reticulum is to serve as channel for the transport of material, especially protein, between the cytoplasm and nucleus. एक फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और है कि ये ट्रांसपोर्ट चैनल की तरह काम करते हैं, स्पेशली प्रोटीन बनाने के बाद इसको जो है सेल के अदर पार्ट तक पहुंचाने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। और जितने भी जो प्रोटीन होते हैं उनको साइटोप्लाज्म तक पहुंचाना, न्यूक्लियस तक पहुंचाना या सेल के अदर पार्ट तक पहुंचाना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही काम होता है। और ये न्यूक्लियस
न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म के अदर पार्ट से कनेक्ट करता है, क्योंकि न्यूक्लियस के चारों तरफ ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। न्यूक्लियस के चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से कनेक्ट करने का काम भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? प्रोटीन का सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन, ठीक है, और प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट। अगला टॉपिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट लाइक अ फ्रेमवर्क और साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो फ्रेमवर्क की तरह हेल्प करता है, साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क होता है। प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन, ये फ्रेमवर्क होता है किन के लिए? जो केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उनको एक जगह प्रोवाइड करता है कि सारे जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो इन्हीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होते हैं। दिस मीन्स इट प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर एंड प्लेटफॉर्म वेयर द सेल केमिकल प्रोसेस कैन हैपन इफिशिएंटली। ये एक जो है एक स्ट्रक्चर या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ सारी केमिकल एक्टिविटीज़ आराम से हो सके। इन द लिवर सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट, the smooth endoplasmic reticulum critically for detoxifying many poisons and drugs। मैंने बताया कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स में भी हेल्प करता है, ड्रग्स एंड पॉइजन की डिटॉक्सिफिकेशन। तो जो लिवर सेल्स होती हैं वर्टिब्रेट्स की, उनमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है पॉइजन और ड्रग्स का। दिस मीन्स इट प्ले अ वाइटर रोल इन ब्रेकिंग डाउन एंड रिमूविंग हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी, हेल्पिंग टू कीप द ऑर्गेनिज्म हेल्दी। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ये जो है जितने भी हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं उनको तोड़ने में और इनकी रिमूविंग में हेल्प करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है, जिसमें ये दो तरह के होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और अलग अलग पार्ट, सेल के अलग अलग पार्ट्स को जिस प्रोटीन की ज़रूरत होती है उस तक पहुँचा दिया जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड का फॉर्मेशन होता है और ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करता है पॉइजन और ड्रग का, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम समझ आ गया। अब हम बात करते हैं गोल्गी एपरेटस की, कि गोल्गी एपरेटस क्या होता है। गोल्गी एपरेटस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी नाम के एक कैमिलो गोल्जी नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने गोल्गी एपरेटस को डिस्क्राइब किया था। कंसिस्ट अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स फ्लैटेंड सैक अरेंज अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न। ये एक के ऊपर एक स्टैक्स यानी कि जो बैग के फॉर्म में अरेंज रहते हैं और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, एक के ऊपर एक रखा होता है। और ये जो है स्टैक फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक और कंपार्टमेंट फाउंड इन गोल्गी एपरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियर एनवेलप। ये जो है वो फ्लैट मेम्ब्रेन लाइक सैक होते हैं जो एक के ऊपर अरेंज होते हैं, और ये गोल्गी एपरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियर एनवेलप के किनारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर। दीज सैक्स आर इसेंशियल फॉर सिंथेसाइजिंग, मॉडिफाइंग एंड शॉर्टिंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन एंड लिपिड। जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं उनको बनाकर पैकेजिंग करके मॉडिफिकेशन करके उनको सेल के वेरियस पार्ट्स तक पहुंचा दिया जाता है। ये काम गोल्गी बॉडीज का होता है। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन गोल्गी एपरेटस। कुछ में होता है कि क्या होता है, कॉम्प्लेक्स शुगर बनती है जो सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनने का काम भी गोल्गी एपरेटस के द्वारा होता है। लाइसोसोम्स क्या है? लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। लाइसोसोम्स एक मेम्ब्रेन बाउंड सैक है, यानी बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स फिल होती हैं। दीज एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। These enzymes are made by rough endoplasmic reticulum। ये एंजाइम्स, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसे प्रोटीन्स बनते हैं जो एंजाइम्स और हार्मोन्स का भी काम करते हैं, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है। लाइसोसोम्स की जो एंजाइम्स होती हैं वो कहाँ पर फॉर्म होती हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। लाइसोसोम्स आर एसिडिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनल्स। लाइसोसोम एसिडिक
प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनेल होते हैं जिनका साइज 0.1 टू 0.2 माइक्रोन तक हो सकता है। एक्टिंग एज अ सेल डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको हम सेल डाइजेस्टिव सिस्टम भी कह सकते हैं। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए ये ऑर्गन यूज होता है। दीज हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज worn आउट सेल ऑर्गेनल्स। ये जो है डाइजेस्ट कर, जो जितने भी फॉरेन मटेरियल जो सेल के अंदर किसी बैक्टीरियल अटैक या फिर कुछ जो भी पैथोजेंस होते हैं, अगर मान लीजिए वो सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने, उसको मारने का काम लाइसोसोम्स ही करते हैं। और अगर मान लीजिए सेल का कोई हिस्सा या ऑर्गन खराब हो गया तो उसको भी ख़त्म करने का काम ये लाइसोसोम्स ही करते हैं। तो इनको हम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल्स भी बोल सकते हैं। लाइसोसोम ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंस, क्योंकि ये डाइजेशन का काम करते हैं तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में जो इनके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होती है वो तोड़ने का काम करती है। लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इनके अंदर बहुत सारी पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं जिसको बनाने का काम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। जो एंजाइम्स इनमें प्रेजेंट होती हैं वो प्रोटीएजेस जो प्रोटीन का डाइजेशन करती है, लाइपेजेस जो लिपिड का डाइजेशन, न्यूक्लियसेस जो न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करती है, वो इनमें प्रेजेंट होती है। कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल, जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं चाहे वो फैट हो, प्रोटीन हो, न्यूक्लिक एसिड हो, इन सब को तोड़ने का काम लाइसोसोम के अंदर की एंजाइम्स करती हैं। If there is disturbance in cellular metabolism, when the cell get damaged, lysosome may burst and enzyme digest their own cell, therefore also known as suicide bag of the cell. जब कभी सेल में कोई डिस्टर्बेंस हो जाता है, सेल डैमेज हो जाता है, कोई दिक्कत आ जाती है सेल की फंक्शनिंग में, सेल प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, तो यही लाइसोसोम के बैग्स वो फट जाते हैं अपने आप और उनसे जो एंजाइम है, उनके अंदर जो एंजाइम फिल होती है वो रिलीज हो जाती है और अपने ही सेल के ऑर्गन्स को धीरे धीरे ख़त्म कर देती है और वो सेल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो ख़राब हो चुका सेल है तो वो अपने आप ख़त्म हो जाता है। इसीलिए इनको सुसाइडल बैग भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये खुद ही सेल को मार देता है, इसीलिए सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं। तो लाइसोसोम का काम क्या है, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है या पैथोजेनिक अटैक है उनको पूरी तरीके से ख़त्म करने का काम, डाइजेस्ट करने का काम लाइसोसोम का होता है। अब हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर पावर हाउस ऑफ द सेल। इनको पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि जितनी भी एनर्जी होती है सेल के अलग अलग काम को करने के लिए वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिल रही होती है। द डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग मोस्ट ऑफ सेल सप्लाई ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट विच इज़ यूज्ड एज सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनाता है जो कि केमिकल एनर्जी का एक सोर्स है, जिसके बारे में आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को जनरेट करता है और पूरे सेल के अदर पार्ट्स को सप्लाई करता है। ठीक है, दे परफॉर्म सेलुलर रेस्पिरेशन टू कन्वर्ट न्यूट्रिएंट ग्लूकोज इनटू एनर्जी। ये सेलुलर रेस्पिरेशन जो हमारा वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है, जिसमें से ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी का फॉर्मेशन एटीपी के फॉर्म में किया जाता है। दे हैव अ स्मूथ आउटर मेम्ब्रेन एंड अ फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन कॉल्ड सिस्टर्नी। इसके बाहर एक जो है पतली स्मूथ आउटर मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर जो है वो फोल्ड्स होते हैं जिनको हम क्रिस्टे बोलते हैं। क्रिस्टे का काम होता है सरफेस एरिया को बढ़ा देना, क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं जिसके थ्रू जो एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसके लिए बहुत सारी जगह चाहिए। तो जो क्रिस्टे होती हैं वो क्रिस्टे क्या होती हैं, वो सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं ताकि केमिकल रिएक्शन आसानी से हो सके। दे कंटेन देयर ओन डीएनए। इनके पास इनकी बहुत खास बात होती है कि इनके पास इनका खुद का डीएनए होता है, इसीलिए ये जो है किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते, एनर्जी के लिए अपने सारे फंक्शन ही खुद ही करते हैं। दे कैन मल्टीप्लाई विद इन अ सेल बेस्ड ऑन एनर्जी डिमांड। एग्जाम्पल, मसल सेल्स हैव थाउजेंड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे कि अलग अलग सेल्स की एनर्जी डिमांड अलग अलग होती है। जैसे मसल सेल्स होती हैं तो हम एक्सरसाइज करते हैं, और जो मसल सेल्स होती हैं उनमें एनर्जी का काम
एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है, तो उनमें क्या होता है, इनके खुद के पास डीएनए होता है, तो वो इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपने आप को बना सकते हैं और बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया खुद ही बन सकता है। तो मसल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन, क्योंकि हम एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, उठाते हैं, तो उसके लिए ऑक्सीजन की मात्रा या एनर्जी की मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत ज़्यादा मसल्स में बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की मात्रा बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये एटीपी के फॉर्म में एनर्जी जनरेट करता है। इसके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, जहाँ पर ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। अब हमारी अगला टॉपिक है हमारा प्लास्टिड। प्लास्टिड आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स इन प्लांट्स एंड एल्गी रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब जो प्लास्टिड होते हैं वो सब में नहीं प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होते हैं, ये प्लांट सेल और एल्गी में ही प्रेजेंट होते हैं। और इनका काम क्या है, ये फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल कंपाउंड, फोटोसिंथेसिस के साथ ये बहुत सारे ऑर्गेनेल्स का स्टोरेज और सिंथेसिस भी करते हैं। क्लोरोफिल फिल्ड क्लोरोप्लास्ट, इनमें क्या क्या आता है, इनमें जो 3 तरीके के होते हैं, ये प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ये 3 तरह के प्लास्टिड्स होते हैं। क्लोरोफिल जिनमें प्रेजेंट होता है उनको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और ये ग्रीन कलर के होते हैं। कलर्ड क्रोमोप्लास्ट, अलग अलग तरीके के कलर प्रेजेंट, अलग अलग तरीके के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। फॉर अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर्स, जो फ्लावर्स के कलर होते हैं वो इन्हीं क्रोमोप्लास्ट के द्वारा आते हैं, जिसकी वजह से वो कीड़ों को अट्रैक्ट करते हैं, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। एंड कलरलेस ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, ये स्टोरेज का काम करता है, स्टार्च को स्टोर करता है, फैट को और प्रोटीन को स्टोर करता है। तो प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, जो कि फोटोसिंथेसिस और स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। क्रोमोप्लास्ट में जो है वो अलग अलग तरह के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है। और ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज का काम करता है, फैट, प्रोटीन और स्टार्च को। अब हम टाइप्स ऑफ प्लास्टिड पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल की फॉर फोटोसिंथेसिस एंड प्राइमरी प्रोड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। क्लोरोप्लास्ट मैंने बताया कि फोटोसिंथेसिस का काम करता है और कार्बोहाइड्रेट्स के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। क्रोमोप्लास्ट स्टोर कैरोटीनॉइड पिगमेंट प्रोवाइडिंग रेड, ऑरेंज और येलो कलर टू फ्रूट एंड फ्लावर। क्रोमोप्लास्ट में कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि कलर प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो रेड कलर हो, येलो कलर हो, ऑरेंज कलर हो। जो फ्लावर्स के कलर आते हैं वो इन्हीं क्रोमोप्लास्ट की वजह से आते हैं। ल्यूकोप्लास्ट नॉन पिगमेंटेड प्लास्टिड ऑफ्टन इन रूट फॉर स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स। टाइप्स इंक्लूड एमाइलोप्लास्ट स्टार्च, एलियोप्लास्ट फैट एंड प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन। ये अलग अलग। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, वो कलरलेस प्लास्टिड है, जहाँ पर नॉन पिगमेंटेड प्लास्टिड भी इसको कहते हैं। ये रूट्स में प्रेजेंट होता है, रूट्स में भी प्रेजेंट होता है, और ये स्टोरेज का काम करता है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है। एमाइलोप्लास्ट जो होते हैं, ये भी 3 तरह का होता है। एमाइलोप्लास्ट जिसमें स्टार्च का स्टोरेज होता है, एलियोप्लास्ट जहाँ फैट स्टोर करता है, प्रोटीनोप्लास्ट जहाँ पे प्रोटीन का स्टोरेज होता है। और एक और तरह का प्लास्टिड होता है जिसको बोलते हैं जेरेंटोप्लास्ट, डेवलप फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग सेनेसेंस और लीफ एजिंग। ये जो है वो क्लोरोप्लास्ट से ही डेवलप होता है, जब क्लोरोप्लास्ट जेरेंटोप्लास्ट में डेवलप हो जाती है जब लीफ की एजिंग होती है, यानी कि लीफ सूखने की तरफ, अपनी गिरने की प्रक्रिया की तरफ बढ़ती है, तो क्लोरोप्लास्ट ही जेरेंटोप्लास्ट में कन्वर्ट होकर सेनेसेंस या लीफ एजिंग, और फिर लीफ सूखकर पीली पड़कर गिर जाती है। और प्लास्टिड होता है जिसको बोलते हैं इटियोप्लास्ट,
फॉर्म इन लीव्स ग्रोन इन एब्सेंस ऑफ लाइट। ऐसी लीव्स जो लाइट के एब्सेंस में ग्रो हुई हैं उनमें जो है इटियोप्लास्ट डेवलप होती हैं। हमारा अगला टॉपिक है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। वैक्यूल्स एक स्टोरेज सैक यानी बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें सॉलिड या लिक्विड कंटेंट को स्टोर करते हैं सेल्स। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल्स while plant cell have very large vacuoles। वैक्यूल्स स्मॉल साइज के होते हैं एनिमल सेल में, लेकिन प्लांट सेल में इनका साइज काफ़ी बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा कि 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम इन्हीं वैक्यूल्स द्वारा यूज़ किया जाए। In plant cell, vacuoles are full of cell sap and provide turgidity and rigidity to the cell। ये प्लांट सेल में जो है वैक्यूल्स फिल रहते हैं सेल सैप से, जिसमें ज़्यादातर वाटर कंटेंट्स और कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जैसे कि अमीनो एसिड, शुगर और बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, जिसको हम सेल सैप बोल सकते हैं। Many substances of importance in life of the plant cell are stored in vacuole। बहुत सारे important substance जो plant cell की लाइफ में बहुत important हैं वो सब इन्हीं वैक्यूल्स में stored रहते हैं। जैसे कि अमीनो एसिड्स हो गए, शुगर हो गए, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड हो गए, प्रोटीन हो गए। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा द फूड वैक्यूल कंटेन द फूड आइटम दैट अमीबा हैज़ कंज्यूम्ड। अमीबा में फूड वैक्यूल का काम होता है, वो फूड को स्टोर करता है जो अमीबा ने इनगल्फ किया है खाना, यानी अंदर जब अमीबा अपनी बॉडी के अंदर सूडोपोडिया बना के उसको इनगल्फ करता है फूड को, तो यही वैक्यूल्स को यूज़ करता है ताकि वो अपने फूड को स्टोर कर सके उसमें। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स ऑल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें वैक्यूल्स जो है एक्सेस ऑफ वाटर यानी वैक्यूल्स जो होते हैं वो सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि एक बलून में जब आप वाटर फिल कर देते हैं तो उसका सेल एक प्रेशर, उसके जो आउटर कवरिंग होती है उस पर एक प्रेशर बिल्डअप होता है और जिससे वो फटने से बच जाता है, तो बलून इजीली फटता नहीं है। सेम वही प्रोसेस सेल में होता है। सेल में जब वैक्यूल में लिक्विड फिल रहता है तो वो उसे टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है ताकि सेल जो है सेल फटे ना, सेल को कोई डैमेज ना हो। ठीक है, और जब आप उसमें से प्लांट सेल वाटर एब्जॉर्ब करता है तो यही जो है वैक्यूल्स में जाके स्टोर हो जाता है ये वाटर, और जिसकी वजह से प्लांट सीधा खड़ा रह पाता है। ठीक है, each cell thus acquires its structure and ability to function because of organization of its membrane and organelle in specific ways। हर एक सेल अपना फंक्शन और स्ट्रक्चर मेंटेन कर पाती है क्योंकि उसके पास एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक, द सेल दस हैज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। सेल के पास एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसकी वजह से वो वेरियस फंक्शंस परफॉर्म कर पाते हैं, जैसे रिस्पायरेशन, न्यूट्रिशन ऑब्टेन करना, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना और फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोटीन्स। दस द सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल इसीलिए फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट बोला जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शंस हैं वो इन्हीं सेल के द्वारा ही परफॉर्म होते हैं। इट इज़ ऑल्सो बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ। इसको फंक्शनल यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि सारे फंक्शन जो बॉडी में सारे फंक्शन हो रहे हैं वो एक सिंगल सेल ही मिलकर परफॉर्म करती है, और सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम उसी से बनता है। तो बेसिकली जो फंक्शन बॉडी के हो रहे हैं वो एक सेल ही परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं, क्योंकि लाइफ एक सेल की वजह से ही पॉसिबल है। और अगला हमारा टॉपिक है सेल डिवीजन, जिसको हम डिटेल में तो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, पर हम एक
ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये होता कैसे है। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो, टू रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल एंड टू फॉर्म गैमीट रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। जो नई सेल होती हैं ग्रोथ के लिए या फिर अपनी पुरानी सेल्स को रिप्लेस करने के लिए, डेड या इंजर्ड सेल को रिप्लेस करने के लिए, तो इसके लिए हमारा सेल डिवीज़न होता है। और गैमीट फॉर्मेशन के लिए, ताकि रिप्रोडक्शन हो सके, इन सब के लिए सेल डिवीज़न होना एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीज़न। तो आप ये जान गए होंगे कि जिस प्रोसेस से नई सेल का फॉर्मेशन होता है वो सेल डिवीज़न कहलाती है। सेल डिवीज़न दो तरीके से होता है, मियोटिक सेल डिवीज़न एंड माइटोटिक सेल डिवीज़न। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न बाय विच मोस्ट ऑफ सेल डिवाइड एंड ग्रो इज कॉल्ड माइटोसिस। जब सेल डिवीज़न ग्रोथ के लिए होता है, सेल डिवाइड हो, जब प्लांट या एनिमल को ग्रोथ की ज़रूरत होती है तो सेल जो है डिवाइड करते हैं अपने आप को, तो उस प्रोसेस को माइटोसिस बोलते हैं। जब ये प्लांट्स या एनिमल अपनी ग्रोथ के लिए जब सेल डिवीज़न करते हैं तो वो माइटोटिक डिवीज़न होता है। लेकिन जब सेल गैमीट का फॉर्मेशन करने के लिए डिवाइड होते हैं तो वो मियोसिस करते हैं। ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच कि जब गैमीट का फॉर्मेशन करना होता है तो सेल मियोसिस करते हैं, लेकिन जब ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करना होता है तो वो माइटोटिक डिवीज़न से डिवाइड होते हैं। माइटोटिक डिवीज़न में क्या होता है, बेसिक डिफरेंस है, माइटोटिक डिवीज़न में क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं होता है। एक मदर सेल होती है जो कि डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल बनाती है। उसमें क्रोमोसोम सेम रहते हैं, जितने मदर में होते हैं उतने ही क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल में भी होते हैं। यानी क्रोमोसोम डिवाइड नहीं होते, सिर्फ सेल डिवाइड होते हैं और ग्रोथ का काम करते हैं। लेकिन मियोसिस जो होती है उसमें स्पेसिफिक कुछ ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जिनके पास टिश्यूज़ होती हैं जो कि डिवाइड करके गैमीट का फॉर्मेशन करती हैं। और उन सेल्स में ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्रोमोसोम नंबर, एक मदर सेल होती है उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं और वो 2 डॉटर सेल की जगह 4 डॉटर सेल बनाती है। ठीक है। डिवाइड होकर 4 डॉटर सेल बनती है। माइटोटिक डिवीज़न में जब सेल डिवाइड होती है तो वो सिर्फ 2 डॉटर सेल बनाती है, लेकिन मियोसिस जब होती है, मियोसिस में 4 डॉटर सेल बनती हैं। ठीक है। और उन चारों में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। ठीक है। तो मियोसिस और माइटोसिस आई होप आपको समझ आया होगा। माइटोटिक डिवीज़न होता है उसमें सेल डिवाइड करती है तो ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ के लिए, रिपेयर करने के लिए, पुरानी सेल्स को रिप्लेस करने के लिए डिवाइड होती है। तो उसमें माइटोटिक डिवीज़न होता है जहाँ पर मदर सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है और वहाँ पे क्रोमोसोम पर कोई असर नहीं होता है। इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने मदर में थे उतने ही डॉटर सेल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। लेकिन माइटोटिक डिवीज़न में क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं और वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड ना होकर 4 में डिवाइड होते हैं। और ये सिर्फ स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के टिश्यूज़ में ही होता है गैमीट का फॉर्मेशन। जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तभी मियोसिस होता है, अदरवाइज सेल डिवाइड होती हैं तो वो माइटोटिक डिवीज़न से ही डिवाइड होती है। आपको ये आई होप ये चैप्टर समझ में आया होगा। आगे के टॉपिक पढ़ने के लिए, आगे के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। लाइक एंड सब्सक्राइब।